बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम को हम स्टडी करने वाले हैं, वो है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट पर डायरेक्ट जाने से पहले मैं एक सिचुएशन को आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, यहां पर हमारे पास में एक चार्ज है प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ऐसे कुछ चार्ज कुछ प्लस के कुछ माइनस के हो सकते हैं बच्चों। और मैं मान रहा हूं कि ये जो चार्जेज हैं वो एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस में रखे हैं। ये कोई फिजिकल बॉडी नहीं है बच्चों, फिजिकल सरफेस नहीं है, मैंने जस्ट एक इमेजिन किया है और इस सरफेस को मैं बोलता हूं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ठीक है बच्चों, ये इमेजिनरी सरफेस है। अब इससे कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो हमें बाहर निकल रहा है, फ्लक्स अंदर आ रहा है, नेट फ्लक्स हमें फाइंड करना है। तो बच्चों, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स फाइंड करने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है। फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और इसको मैं ओपन करूं तो ई डी एस कॉस थीटा मैं लिख दूंगा। अब देखिए, यहां पर मैं अगर एक छोटा सा एलिमेंट इमेजिन करता हूं जिसका एरिया डी एस है, एलिमेंट तो मैंने इमेजिन कर लिया है बच्चों। अब इस पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इन सब की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो फाइंड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें ये चार्जेस इस सरफेस से कितने डिस्टेंस पर हैं वो हमें नहीं पता है बच्चों। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करके फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गॉस ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है और उससे रिलेटेड अगर आपको फ्लक्स फाइंड करना है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि उस क्लोज्ड सरफेस में नेट चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, और उस टोटल चार्ज को अगर हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो नेट फ्लक्स आ जाएगा बच्चों। ऐसा गॉस कहते हैं हमारी अपनी उन थ्योरम में। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। इस स्टेटमेंट से अगर हम फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला आ जाता है बच्चों कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इक्वल होगा किसके, टोटल चार्ज कितना है उस सरफेस में, उस टोटल चार्ज को डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से, तो हमारे पास उस सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स आ जाता है बच्चों। हमें कोई एंगल नहीं देखना, कितने डिस्टेंस है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ नहीं देखना। गॉस ये कहते हैं क्लोज सरफेस में नेट चार्ज कितना है वो देखो और उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, तो उससे रिलेटेड टोटल फ्लक्स आ जाता है बच्चों। यहां सिग्मा क्यू का मतलब क्या है कि टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो हम यहां पे रख देंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा बच्चों। अब देखिए ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस, तो इस फाई ई की जगह बेटा मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। तो देखिए गॉस थ्योरम ऐसे हो जाएगी बच्चों, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी क्लोज्ड सरफेस रिलेटेड फ्लक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारी गॉस थ्योरम है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो कोई भी क्लोज्ड सरफेस है वो वैक्यूम में या एयर में ना रख के अगर किसी मीडियम में रखी हो तो बेटा इसमें क्या चेंज करेंगे। मीडियम के लिए अगर बात करते हैं, इन मीडियम, तो मीडियम के लिए क्या हो जाएगी थ्योरम, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह अपन क्या लेंगे, सिर्फ एप्सिलॉन लेंगे, और एप्सिलॉन क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ऐसे हम, और ये सिग्मा क्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर इस सरफेस के लिए सिग्मा क्यू फाइंड करना हो तो हम सिंपल देखेंगे जितने भी उस सरफेस के अंदर जो चार्जेस हैं, कुछ प्लस के कुछ माइनस के, तो उन सबका क्या कर देंगे हम, एल्जेब्रिक सम कर देंगे। तो जैसे प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट चार्ज। उस नेट चार्ज को अगर हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाता है। तो गॉस ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। अब उनकी इस बात को हम प्रूव करते हैं एक बार। तो देखिए प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम हम करते हैं। मान लो बच्चों हमारे पास यहां पर एक
कोई चार्ज है प्लस का Q, ठीक है, ये रखा है, तो ये कितना फ्लक्स क्रिएट कर रहा है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल रही हैं, और ये वैक्यूम में रखा है बच्चों। तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक स्फेयर मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक स्फेरिकल बॉडी ले ली है बच्चों, ये एक स्फेयर इमेजिन किया है मैंने सिर्फ, ठीक है बच्चों, और उस स्फेयर के सेंटर पर ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और इसकी रेडियस है r। ये जस्ट मैंने इमेजिन किया है बच्चों। स्फेयर इमेजिन करने से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, बाकी कैसे भी हम ले सकते हैं। देखिए अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगे, मतलब फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक छोटी सी सरफेस इमेजिन कर रहा हूं, जिसका मैं एरिया मान लेता हूं ds है, ठीक है, और इस यहां पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें देखना है। ये r डिस्टेंस होगी बच्चों। अब प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई बच्चों ऐसे। और ये जो छोटा सा एलिमेंट एरिया लिया है मैंने, उसकी एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है हमें पता है, मैंने बता रखा आपको। इस पॉइंट पर इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ds वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी इधर हो गई। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया बच्चों। और ये जो पॉइंट P है, अब बच्चों अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो इस छोटे से एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, फ्लक्स मतलब इस छोटे से एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है वो कैलकुलेट कर लेंगे। और टोटल से फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ये क्या है बच्चों, एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है, गॉसियन सरफेस है बच्चों। तो देखिए पहले तो अपन देखते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P on the surface of sphere, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू KQ अपॉन r²। डायरेक्शन तो हमें पता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, K की जगह अगर मैं वैल्यू रखूं बच्चों तो क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। तो ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। अब ये जो छोटा सा एरिया मैंने लिया है, एलिमेंट लिया है, इससे कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो यहां पर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट। इस एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो बच्चों स्मॉल फ्लक्स निकलेगा क्योंकि स्मॉल एरिया है। तो डी फाई इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब बच्चों हमें पता है डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो क्या आता है, cos थीटा, तो यह जाएगा ई ds cos। अब बच्चों e और ds के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो यहां पर हम रख देंगे 0। cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहां पर आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई ds। इतना फ्लक्स निकल रहा है। अब टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है इस स्फेयर से वो फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फेयर, ठीक है ना, पासिंग थ्रू द स्फेयर। इस स्फेयर से टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है उसके लिए अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेशन कर देंगे। जितना स्मॉल फ्लक्स है डी फाई ई वो हम यहां रख देंगे, ठीक है। और डी फाई ई की वैल्यू कितनी है, eds, तो क्लॉज इंटीग्रेशन eds ये आ जाएगा हमारे पास। अब बच्चों ई की वैल्यू कितनी है वो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से हम उठा के ये वैल्यू पुट कर देंगे ई की वैल्यू। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई ई इज इक्वल टू क्लॉज इंटीग्रेशन यहाँ पर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये तो हमारी हो गई ई की वैल्यू और ds। अब बच्चों यहाँ पर ये जो चार्ज है इस स्फेयर के सेंटर पर रखा है, तो चार्ज तो एक बार रख दिया तो कांस्टेंट हो गया, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट और r भी कांस्टेंट हो गई इस स्फेयर के लिए। कहीं पर पॉइंट लेंगे तो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, तो ये सारे पॉइंट्स को अपन बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट हो गए। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। बचेगा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ds। अब बच्चों इंटीग्रेशन ds देखिए
ds क्या है, इस स्फेयर पर जो मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है उसका एरिया। इंटीग्रेशन ds का मतलब है कि उस स्फेयर पर छोटे 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 जितने भी मैं एलिमेंट्स लूंगा उन सब का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, जितना हमारे स्फेयर का एरिया है। तो स्फेयर का एरिया क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारी जो गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, उसका टोटल सरफेस एरिया आ गया है बच्चों। तो ये वैल्यू मैं यहां रख दूंगा। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए गॉस ने जो बात बोली थी वो प्रूव हो गई है। गॉस ने क्या कहा था कि अगर कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है, जैसे ये हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, उससे रिलेटेड अगर फ्लक्स फाइंड करना है हमें, तो हमें ज़्यादा ये EDS इस बेसिक से करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि उस सरफेस में कितना चार्ज रखा है। तो यहां पर तो अकेला चार्ज है बच्चों, क्यों, उस चार्ज को डिवाइड कर देना है एप्सिलॉन नॉट से। तो हमारे पास जो गॉस ने बात बोली वो प्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम को हम ऐसे प्रूव करते हैं। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने ये प्रूव करने के लिए स्फेयर लिया है क्योंकि आसान हो जाता है। मैं किसी भी रैंडम अगर सरफेस लेके मैं प्रूव करूंगा तो फिर वहां पर हमें सॉलिड एंगल को स्टडी करना होगा, सॉलिड एंगल के थ्रू हम उसको प्रूव कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, बट हमें तो यहां पर देखना था तो आसानी से हमारा काम हो जाता है, और NCERT में कुछ ऐसा हमें दे रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो वो पॉइंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले तो द सरफेस सेलेक्टेड टू अप्लाई गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ जब भी हम अप्लाई करेंगे तो एक सरफेस हमें इमेजिन करनी होती है, या तो दी होती है इमेजिन करनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है बच्चों, वो एक इमेजिनरी सरफेस होती है। अब सेकंड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ये इंपॉर्टेंट बहुत, ये पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो बच्चों कोई भी हमने एक ये चार्ज रखा हुआ है प्लस का क्यू, यहां पर इसके सराउंडिंग में मैं कैसी भी सरफेस इमेजिन कर सकता हूं, तो उस सरफेस का एरिया क्या है, उसकी शेप क्या है, उस पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैं यहां पे आपको समझाऊं तो देखिए यहां 3D मैं बॉडीज ले लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर एक ये ले लिया, नेक्स्ट मैंने ऐसा बॉडी ले ली, और एक और ले लेता हूं, सिलेंडर भी ले लेता हूं। अब बच्चों ये जो चार्ज है क्यू, मान लो इस क्यूबिकन्स बॉडी के अंदर रखा है, या फिर इसके अंदर रखा है, पिरामिड जैसी जो दिख रही है, या फिर इस सिलेंड्रिकल बॉडी के अंदर रखा है। अब इससे रिलेटेड अगर फ्लक्स फाइंड करेंगे हम, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, गॉस क्या कहता है कि आप ये देखिए सिर्फ कि उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है उसको डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट से। तो यहां पर इसका एरिया आ रहा है कि इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा है, यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा। तो ये अगर सेम चार्ज अलग अलग शेप की और अलग अलग एरिया की क्लोज्ड बॉडी के अंदर रखा हो, तो तीनों में सरफेस, तीनों से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब शेप और उनके एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रखना बच्चों। दूसरा हम देखिए, मान लो हमारे पास ये चार्ज है, मैंने एक स्फेयर इमेजिन किया। अब फ्लक्स क्या होता है बच्चों, इसको समझो कि इस चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो देखो ये फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही हैं, ऐसे। तो अब ये एक स्फेयर है, इससे फ्लक्स निकल रहा है मान लो। अब ऐसे ही अगर मैं एक दूसरा बड़ा स्फेयर ले लूं, तो उससे भी तो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है ना। तो क्या एरिया पे डिपेंड कर रहा है क्या जो क्लोज सरफेस मैंने ली है, नहीं कर रहा ना। तो ध्यान रखना है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो उस क्लोज्ड सरफेस के एरिया पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें चार्ज कितना है। ठीक है, दूसरा द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसको भी समझते हैं। मान लो बच्चों हमारे पास में ये एक क्लोज्ड बॉडी है और इसके अंदर यहां पर 10 कूलम का चार्ज रखा है। तो इससे रिलेटेड अगर हमें फ्लक्स फाइंड करना है तो सिंपल क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 10 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 10 अपॉन में 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये आ जाएगा हमारे पास फ्लक्स। अब मान लो ये 10 कूलम का अकेला चार्ज ना रख के अगर यहां पर +5 कूलम, +15 कूलम और -5 कूलम ऐसे चार्ज रखे हों इस सरफेस के अंदर, तो भी फ्लक्स सेम आएगा। इसका मतलब किसी क्लोज्ड सरफेस में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है
ठीक है, उस बात पे, और पोजीशन की वो चार्ज यहाँ सेंटर पे रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा, हाँ होने चाहिए अंदर, सरफेस पर नहीं, उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखे होने चाहिए। तो फ्लक्स जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पर, उनकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। तो अकेला 10 कूलम का चार्ज था तब भी फ्लक्स उतना है, और इस सिचुएशन में देखेंगे तो देखो बेटा नेट चार्ज कितना है, 5 कूलम, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 15 कूलम आ गया बच्चों। तो यहाँ पर हमें माइनस का 5 कूलम और लेना पड़ेगा। तो नेट चार्ज सेम करना है, नेट चार्ज सेम होना चाहिए, तो टोटल फ्लक्स उतना ही आ जाएगा। अब इसमें नेट चार्ज कितना है बच्चों, 5E इज इक्वल टू, देखो इसमें नेट चार्ज देखेंगे अपन तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 और ये 10 माइनस का 10 हो जाएगा, तो प्लस 10 कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम आएगा जितना यहाँ आ रहा था, लेकिन बच्चों यहाँ पर काफ़ी सारे चार्जेस रखे हुए हैं, अलग अलग वैल्यू के रखे हैं, कोई प्लस है कोई माइनस है, मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, लेकिन नेट चार्ज सेम है। तो नेट चार्ज पर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में फ्लक्स सेम आ रहा है, मेरा एम ये था आपको समझाना, ठीक है। नेक्स्ट, गॉस लॉ डिपेंड्स ओनली अपॉन द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। गॉस थ्योरम टोटल चार्ज कितना है उस सरफेस में, उस पर डिपेंड करता है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे, उनके पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। वो जो बात मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, इफ द टोटल चार्ज इन ए क्लोज्ड सरफेस इज जीरो देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस विल बी जीरो। बच्चों देखिए हमारे पास में यहां पर एक बॉडी है ये, ठीक है, और एक बॉडी मैंने यहां पे ले ली। मान लो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है, ये थोड़ा ऐसे रखा है। अब इसमें से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकल रही है बच्चों, इस सरफेस, ठीक है, यहाँ पे आके ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इससे और इससे निकल रही है। इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, तो अब इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है उतनी बाहर निकल रही है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। दूसरा अगर मैं सिचुएशन ले लूँ कि मान लो एक चार्ज मैंने यहाँ रख दिया प्लस का क्यू, एक मैंने माइनस क्यू, मतलब एक डाइपोल रख दिया मैंने, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख दिया मैंने, ठीक है, तो इससे रिलेटेड फ्लक्स अगर देखेंगे वो भी जीरो आएगा। इसका मतलब अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है हमारे पास, उसमें कोई चार्ज नहीं हो, तो उससे रिलेटेड नेट फ्लक्स जीरो आएगा बच्चों, ठीक है। या चार्ज तो रखे हो उसमें, लेकिन उन चार्जेस का जो एल्जेब्रिक सम है वो जीरो हो, मतलब नेट चार्ज अगर जीरो है तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखो कोई चार्ज नहीं था तो भी फ्लक्स जीरो, इसमें चार्ज तो है लेकिन नेट चार्ज जीरो है, तो फ्लक्स इससे रिलेटेड भी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो यहां पर फाई जो है वो क्या हो जाएगा, फाई नेट, जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है फाई एंटरिंग प्लस फाई लीविंग इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा, और मैंने आपको फ्लक्स वाली वीडियो में बता रखा है, एंटर करने वाला जो फ्लक्स है वो नेगेटिव होगा, बाहर निकलने वाला पॉजिटिव होगा, तो जितना फ्लक्स पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास, तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन इन द फ्लक्स लिविंग दिस सरफेस बाय द चार्जेस सिचुएटेड आउटसाइड द क्लोज सरफेस। देखो बच्चों यहां पर हम देखते हैं हमारे पास कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, कुछ चार्ज प्लस 10 कूलम यहाँ रखा है, माइनस 5 कूलम यहाँ रखा है और प्लस 20 कूलम यहाँ रखा है। तो बच्चों इस सरफेस के बाहर जो चार्ज रखा है इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इससे रिलेटेड फ्लक्स में। क्यों नहीं होता बच्चों, क्योंकि इसकी वजह से मान लो पॉजिटिव होता है, इसकी वजह से फ्लक्स एंटर करेगा, तो जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना बाहर निकल जाएगा, तो इसकी वजह से तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो तो क्या होगा, जीरो होगा। तो जब भी हम फ्लक्स कैलकुलेशन करते हैं किसी भी क्लोज सरफेस से रिलेटेड, तो हमें देखते हैं कि उस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, वो हम यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू नेट या क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। तो बाहर वाले जो चार्ज हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता फ्लक्स के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट, एक स्पेशल केस है, मान लो द टोटल फ्लक्स लिविंग द सरफेस कैन बी जीरो, हाउ एवर the value of electric field intensity on the Gaussian surface cannot be non-zero। इसको देखते हैं बच्चों, मान लो हमारे पास ये एक क्लोज्ड सरफेस है और इसके अंदर एक डाइपोल रखा है माइनस क्यू और यहाँ पर
प्लस क्यू, ये 2a डिस्टेंस है। तो अब इस क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड अगर फ्लक्स फाइंड करेंगे तो फ्लक्स तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। लेकिन इस क्लोज्ड सरफेस के किसी पॉइंट पर, यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी बच्चों। तो अगर किसी क्लोज सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स 0, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे रिलेटेड उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि गॉस लॉ जो है वो वैलिड है ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज के लिए जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है, KQ/R², पॉइंट चार्ज की वजह से देखते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है उनके लिए ही गॉस लॉ एप्लीकेबल है, बाकी के लिए नहीं है। तो ये था बच्चों हमारा गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।